हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 4 का कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर की क्विक प्रिपरेशन। इसमें कि मैं आपको कराने जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम इसमें करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ही एक ईजी कॉन्सेप्ट है, जो कि एग्जैक्टली एक जॉब कॉस्टिंग की तरह ही होता है। बट जॉब कॉस्टिंग जो होता है वो काफ़ी एक स्मॉल लेवल पे होता है, एक स्मॉल लेवल। और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो एक लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है। इसमें कि काफ़ी ज़्यादा लेबर, काफ़ी टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने में। बट जॉब कॉस्टिंग में एज कम्पेयर टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा बातें जानने की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन करना है और आप उसमें फटाफट से उसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इतना डिटेल में जानने की हमको कोई ज़रूरत है नहीं। हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और सिंपली एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आपका एक अकाउंटिंग ईयर है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने लिया एकदम बिगनिंग ऑफ द ईयर में, और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड तक भी ख़त्म नहीं हो पाया। 31 मार्च 2020 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो पाया। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि इतने पीरियड के अंदर आपका कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है। जिसको आपके इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया। यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। और ऐसा कितना काम है जो वर्क अभी तक सर्टिफाइड नहीं माना गया है, जिसको अनसर्टिफाइड कहेंगे हम लोग। विल कॉल इट अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क। तो ये देखा जाता है कि कितना वर्क कंप्लीटेड है और कितना वर्क अनकम्प्लीटेड है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड में प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर लॉस आपको नजर आ रहा है तो सारा का सारा पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आई रिपीट, लॉस अगर आ रहा है तो आप सारा का सारा ट्रांसफर कर दो। बट अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको वर्क सर्टिफाइड या वर्क कंप्लीटेड के बेसिस पर ही आपको उसको ट्रांसफर करना होता है। तो मैं इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट आपको दो चार बता देता हूँ। लाइक कि अगर आपका वर्क कंप्लीटेड 1/4 से कम है, लेस देन 1/4, अगर आपका कंप्लीटेड वर्क 1/4 से भी कम है तो आपको कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना नहीं है। नो प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज। ठीक है। या कंसीडर, आपको कुछ भी प्रॉफिट कंसीडर करना नहीं है। नेक्स्ट विल बी कंसीडर्ड। अगले में है कि अगर आपका वर्क 1/4 से ज़्यादा है और 1/2 से कम है, आई मीन टू से कि इससे ज़्यादा है और इससे कम है। अगर आपका वर्क कंप्लीटेड, मैं यहाँ पे वर्क कंप्लीट लिख देता हूँ, इस सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपका इससे कम के रेंज में है तो आपको 2/3, 1/3 सॉरी 1/3 आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट नॉशनल प्रॉफिट आया है 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, ऑफ नॉशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। और जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको आपको रिजर्व रखना है। रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको रिजर्व रखना है, रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, रिजर्व अकाउंट में। इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जितना आपने काम किया, क्या पता जो आपका ओनर है जिसने आपको काम दिया है उसने बोला कि भाई आप टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको अभी के अभी छोड़ दो और आप जाओ। तो इतना प्रॉफिट आपको अभी रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 देख लेते हैं। लेकिन अगर आपका काम 1/4 से ज़्यादा है और मोर, अगर इससे ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, then you have to transfer 2/3 of the profit, 2/3 of the profit of the national profit कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे आप, पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर। ठीक है। इसको आप पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा है या आपको लगता है कि आपका नियरली कंप्लीशन के अराउंड आपका वर्क आ रहा है, लाइक 80% 90%, अगर आपको लगता है कि आपका काम जो है कंप्लीशन में आ रहा है, तो आप सारा का सारा प्रॉफिट एट द टाइम कैन बी ट्रांसफर टू द
P&L account. Okay, so let's take one question related to this. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. The total contract price in respect to the contract A is this. तो आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते आपको नोट करते रहना चाहिए कि हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 50,000 रुपीज. 3/4 ऑफ द वर्क हैव बीन अप्रूव बाय द कॉन्ट्रैक्टी. तो कॉन्ट्रैक्टी ने कितना वर्क अप्रूव कर दिया है हमारा, 3/4. 3/4 का मतलब 75% होता है. 3/4 का मतलब कितना होता है, 75%. The cost incurred so far for the contract A are 25,000. 25,000 की कॉस्ट हमने इनकर करी है कॉन्ट्रैक्ट ए में. इट इज एस्टिमेटेड दैट 5,000 will be required further to complete the contract. अभी 5,000 और चाहिए होंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हम लेस करेंगे अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी आएगी दैट इज जो हमने अभी तक इनकर कर दी है, इनकर्ड लिख देंगे इसको हम, और यहाँ पे लिख देंगे टू बी इनकर्ड, जो हमें इनकर करनी है. तो जो हमने इनकर्ड कर दी है दैट इज 25,000, और जो अभी इनकर करनी है दैट इज 5,000. तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एस्टिमेटेड 30,000. और हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा, एस्टिमेटेड कह सकते हैं, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो आ जाएगा हमारा 20,000 का. ठीक है. अभी हमें ये देखना है कि कितना प्रॉफिट हमारा हमको ट्रांसफर करना है. ओके. तो यहाँ पे क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीटेड जो है वो 75% है, 75% हमारा वर्क कंप्लीटेड है. अभी आगे पढ़ लेते हैं. द कॉन्ट्रैक्टी पेज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बाय हिम. पेज मतलब 80% उसने पे कर दिया है ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. ठीक है. कैलकुलेट द फिगर ऑफ द प्रॉफिट विच यू कंसीडर रीजनेबल टू बी टेकन टू द क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट. तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. P&L अकाउंट में कितना हमें ट्रांसफर करना है सिंपली. तो ये कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया आप पहले बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. कितना आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसको आप यहाँ लेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, इनटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड. कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिल गया. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों का प्रॉफिट कितना था भाई, 20,000. और फिर उसके बाद में हमारा वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू आई है वो कैसे निकालोगे आप, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू. क्वेश्चन में तुमको कुछ दिया ही नहीं इस बारे में. हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज, अब यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे. 3/4 ऑफ द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड अप्रूव्ड. तो मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना निकल के आएगा आपका, वर्क सर्टिफाइड निकल के आ जाएगा 50,000 का 3/4, दैट इज 37,500. 37,500 को हम यहाँ पे ले लेंगे अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू में 80% आपका कैश रिसीव हो चुका है. विल कम आउट एज 12,000 रुपीज. ठीक है. अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. अगर किसी सिचुएशन को, इस सिचुएशन में तो हमको इन्होंने दे दिया कि इनकर्ड इतना है, टू बी इनकर्ड इतना है. अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं दी हुई है, इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज नॉट नोन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट गिवन, तब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे. अभी तो आपका ये आंसर आ चुका है फाइनली. लेकिन अगर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप वर्क सर्टिफाइड को लेंगे. ठीक है. वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कह सकते हो उसको आप, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. उसमें से आप माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितना पैसा अभी रिक्वायर्ड. जैसे हमको ये 5,000, हमें तो ये 25,000 दे दिया,
क्योंकि जो हमने खर्चा कर दिया वो तो हमको पता है ना कि हमें भी इतना खर्चा हो गया है, लेकिन जो भी आगे खर्चा होना है अगर हमें वो नोन नहीं है, ये तो एस्टिमेशन है ना। अगर हमें एस्टिमेशन आगे का नहीं पता है, फ्यूचर का एस्टिमेशन नहीं पता है, जितना खर्चा हो गया है उसको आप माइनस करिए, और जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है उसको आप कैसे ट्रांसफर करेंगे फिर। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका काम 1/2 मतलब 1/2 से ज़्यादा अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको 2/3 जो है आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, उसमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पे 80% आपको लेने देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उस टाइम पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 6667 रुपीज। ये पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L अकाउंट की क्रेडिट में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक इसका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन होगा उसकी जो मार्किंग है, मेरे ख्याल से 9 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा। थैंक यू सो मच।